के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। रमा, थोड़ा थोड़ा तो पानी पी लो, थोड़ा पानी पियो। पी लेना रमा। रमा जिद क्यों कर रही है बेटा? लो फिर चालू है नाटक इनका। हाँ बस हो गया अभी रमा, मुझे गुस्सा मत दिला। मैं कह रहा हूँ ना, जिद छोड़ो और पानी पी लो। लो। रमा, भीम ठीक कह रहे हैं, जिद छोड़ दो। अरे आप लोग भी कमाल करते हो। जिसे आप जिद का नाम दे रहे हो ना, वो जिद नहीं बल्कि अपने पति की क्षमताओं का विश्वास है। और वो विश्वास को तो परखना ही चाहिए। इसमें गलत क्या है? आप चुप नहीं रह सकती क्या थोड़ी देर के लिए? क्यों उकसा रही है रमा को? इन दोनों पति पत्नी के बीच में आप मत ही बोलिए तो अच्छा होगा। रमा देखो बेटा, तुमने किसी की नहीं सुनी, लेकिन अपने बाबा की तो बात मान। पी ले पानी। बाबा कम से कम आप तो ऐसा मत बोलिए। इस समय आप ही है जो मुझे अच्छे से समझ सकते हैं। आप ऐसे बोल के मुझे और कमजोर मत बनाइए ना। सर, अभी एक ही तरीका बचा है मेरे पास। मैं ऐसा करता हूँ कि अभी के अभी कॉलेज चला जाता हूँ और सारे शिक्षकों से मिलकर उन्हें विनती करता हूँ कि आप प्लीज पढ़ाना शुरू कर दीजिए। नहीं तो मेरी पत्नी रमा भूखी रहेगी, कुछ खाएगी नहीं, कुछ पिएगी भी नहीं। क्या पता शायद ये सब कुछ सुनकर उनका दिल पिघल जाए और वो पढ़ाना शुरू कर दे। अभी इस समस्या को सुलझाने के लिए यही एक आखिरी रास्ता नजर आ रहा है। हाँ भीम, यही सही है इस समय तुम्हारे लिए। पता है, ये पत्नी, बच्चे, परिवार, यही जीवन का सच है। ये तुम्हारी किताबें, कॉलेज, ये फाइलें, ये सब नहीं, ये जीवन का झूठ है, सबसे बड़ा झूठ। वाह जीजा भाई वाह, कितनी बड़ी और सटीक बातें की है। आदमी को बहुत देर में समझ में आता है कि जीवन चलाने की इकलौती धुरी होती है कमाना, रोजगार करना और घर परिवार चलाना। भीम, किसी की बात मत सुन बेटा, तू जा कॉलेज जा और सब शिक्षकों के साथ बात कर जा। लेकिन कैसे? अरे प्रणाम भीमराव, दरअसल मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे कॉलेज के सारे शिक्षक गए हैं कहीं घूमने। ये तो सबको पता है कि कॉलेज के सारे शिक्षक इस भीमराव को तो पढ़ाएंगे नहीं, और हमें वो पढ़ाते हैं कॉलेज के बाहर, इसलिए गए। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहता सर ने कॉलेज के सारे शिक्षकों को बुला लिया हो सकता है, और अगर ऐसे हुआ हो तो समझो अपना प्लान सफल हुआ है। भीमराव, तुम इस रमाबाई के पति हो या इसका पतन हो, हाँ?
देखो देखो, तुम्हारी नाकामयाबियों की वजह से तुम्हारी पत्नी रमाबाई भूखी प्यासी बैठी है, बेचारी। रमाबाई, कोई चिंता नहीं है इसे तुम्हारी, बहुत बहुत निष्ठुर है ये अपनी दुनिया में मस्त है। अपने प्रिय सर से ऐसी बातें कर रहा है जैसे इसकी कोई गुप्त योजना सफल हो गई है। क्यों भीमराव? हाँ, सर लीजिए आपकी चाय। पीजिए। शुक्रिया। पर आपकी चाय? मेहता सर ने कहा है कि चूंकि आप एक शिक्षक हैं, इसलिए मेहता सर के ऑफिस में आपको उतना सम्मान मिलना चाहिए जितना कि किसी को भी नहीं मिलता। इसलिए मैं आपके सामने चाय कैसे पी सकता हूं? आप पीजिए। शुक्रिया। भीमराव अंबेडकर नाम है उस छात्र का। उसे आप और आपके मित्र शिक्षक क्यों नहीं पढ़ाते? अगर मैं चाहता तो यही सवाल जो बाहर आपके शिक्षक मित्र रूम में बैठे हुए हैं उनके सामने भी ये सवाल कर सकता था, लेकिन मैं जाने अनजाने में भी गुरु के पद की गरिमा को गिराना नहीं चाहता हूं, और मेहता सर का भी यही कहना है। देखिए सर, धर्म, जाति, सामाजिक व्यवस्था भी कोई चीज होती है। हर व्यक्ति अपने स्तर पर इन चीजों का संरक्षण करता है। हमने भी बस यही किया। शायद आपको जानकारी नहीं है, हमने भीमराव को उपाय बताया था जिससे वो पढ़ सकता है और हम भी आराम से रह सकते हैं। तो फिर इस अखबार में यही छाप देते हैं कि जात, धर्म, सामाजिक व्यवस्था भी कोई चीज होती है। देखें कब तक ये रमाबाई बिना खाए पिए जिंदा रह पाती है। आप परेशान मत होइए, मुझे कुछ नहीं होगा। आपने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, तो इस छोटी सी लड़ाई में आपकी पत्नी कैसे हार सकती है? वकील साहब, रात बहुत हो गई है, अब घर जाइए। जो भी होगा हम आपको बताएंगे। राम जी, भीम मुझे अपना गुरु मानता है, और एक सच्चे गुरु से अपेक्षा होती है कि वो अपने शिष्य का साथ कभी ना छोड़े, परिस्थिति चाहे जो भी हो। इसलिए मैं यहाँ ठीक हूँ। भीम, रमा को समझाना बेटा। तू उसे बोल कि जीत छोड़ दे। तुम दोनों पति पत्नी हो, तुम दोनों एक दूसरे को जितना समझ सकते हो उतना दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। तू बोलेगा तो शायद समझ जाएगी। तू उसे समझाना बेटा। काश मैं रमा की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊं। काश मेहता जी मेरी नीयत और मेरी सोच को समझ पाए। लो, हम भी आ गए। नरोत्तम, साथ में चाय लाए हैं और बैठने के लिए एक कुर्सी। अच्छा किया प्रचंड देव जी जो आप आ गए, अब और भी आनंद आएगा। नरोत्तम,
हम यहाँ आराम से बैठकर चाय पीते पीते इस रमा का तमाशा देखेंगे। आज देखेंगे कि भूखे लोग कैसे भूख हड़ताल करते हैं। बोलो, चाय बनाओ। एकदम उचित कहा प्रचंड देव जी, एकदम उचित कहा। आपने सही किया जो आप यहाँ आ गए। देखिए ये तमाशा। वैसे भी कॉलेज के शिक्षक तो अब इस भीमराव को पढ़ाएंगे नहीं। पढ़ाएंगे साहब, पढ़ाएंगे। और वो भी कल से पढ़ाएंगे। कौन है तू? सब पता चल जाएगा। भीम, भीम, आपकी बात हो गई मेहता सर से? बात ही नहीं हुई, बल्कि उनके आदेश से तुम्हारा पूरा काम हो गया। क्या? मतलब शिक्षक कल से पढ़ाने लगेंगे? हाँ, बिल्कुल पढ़ाने लगेंगे। लेकिन ये हुआ कैसे? ये मैं यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर तो नहीं बता सकता। भीम, ये चिट्ठी है, इसमें मैंने वो सब लिख दिया है जो जो हुआ है। अच्छा, मैं चलता हूँ और कल से तुम अपना कॉलेज जाना शुरू करो। और अगर तुम्हें कोई भी परेशानी होती है तो मुझे जरूर बताओ। धन्यवाद। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार। रमा, अब तो पानी पी लो और कुछ खा लो। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। देख लिया आप सबने मेरे बेटे की काबिलियत। जाइए और सो जाइए, तमाशा खत्म हुआ। कल से कॉलेज शुरू और पढ़ाई भी शुरू। भीम, रमा को अंदर ले जा, इसे भूख लगी होगी, उसे थोड़ा सा खिला पिलाओ। जा बेटा। बाबा जरा रुकिए। और आप लोग यहाँ से जाइएगा मत। कुर्सियां तो लगी है, बैठिए, चाय भी, चाय पिए और पीते पीते सोचिएगा भी। सोचिए मेरे पति कैसा है, सोचिए कि आप दोनों कैसे हैं, सोचिए कि हर लड़ाई में अंत में मेरे पति क्यों जीतते हैं। ये भी सोचिए कि आप दोनों की हर गलत नियत कैसे अधूरी रह जाती है।
पढ़ के दिखाइए, क्या लिखा है उसमें? पढ़ूंगा, पहले कुछ खाना खा लो, कम से कम पानी तो पी लो। मैं लेके आता हूं। ये लो रमा, पानी पी लो। अरे आप जीत गए, कल से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को लगता था ना ये आप बस ऐसे ही योद्धा है जो कुछ दिन तक की हिम्मत दिखा सकते, उनको जवाब मिल जाएगा कि अब बहुत खास योद्धा है। अब मेरी भूख पे सब खत्म हो गई है, पहले चिट्ठी पढ़ के दिखाइए। नहीं, पहले तुम पानी पियो, फिर मैं चिट्ठी पढ़ूंगा। नहीं, लो पानी पियो रमा। लो। तुम्हें पता है हर लड़ाई में मेरा सबसे बड़ा हथियार कौन सा होता है? तुम्हारा जो मेरे ऊपर विश्वास है ना, वो है मेरा सबसे बड़ा हथियार। और आज की ये जीत तुम्हारी जीत है रमा। अब चिट्ठी पढ़िए। मेहता सर ने कहा है कि शिक्षकों के बारे में छापने से पहले एक बार शिक्षकों से बात की जाए, और उन्होंने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया, उनसे बात की, और फिर आखिर में कहा है, देखिए ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत का सवाल, लोग क्या कहेंगे? आपका अपमान कोई नहीं करना चाह रहा, इसलिए आप अपने बाकी शिक्षकगणों से भी कहिए कि कल से कॉलेज जाएं और पढ़ाना शुरू करें, वरना अगली बार आपसे विनती नहीं करेंगे। रमा, क्या लगता है तुम्हें इन्होंने मेरी मदद क्यों की होगी? क्योंकि आपकी बातों में दम था, आपकी बातें सच्ची थी, और आपकी जो मांग थी वो जायज थी। नहीं, जायज मांगे तो मैं हर किसी से करता हूं, फिर सब ऐसा क्यों नहीं सोचते? सब मेरी मदद क्यों नहीं करते? मेहता सर ने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि वो खुद एक बड़े आदमी हैं, वो खुद बहुत शिक्षित है, और इसीलिए मेरा ये विश्वास आज और ज्यादा प्रबल हो गया कि शिक्षा व्यक्ति को उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां से हर कोई बराबर दिखने लगे। व्यक्ति पढ़ा लिखा होने में और शिक्षित होने में बहुत फर्क है। व्यक्ति का सिर्फ पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। सही मायने में अगर शिक्षा ग्रहण की जाए तो व्यक्ति की गुणवत्ता बढ़ती है, चाहे वो व्यक्ति हमारी जात का हो या किसी और जात का। और मुझे पूरा विश्वास है रमा, आज नहीं तो कल हर जात के लोग ये बात समझेंगे कि जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने का एकमात्र जरिया शिक्षा है। और मैं इस बात की वकालत जीवन भर करता रहूंगा कि पढ़िए, लिखिए, लेकिन साथ में शिक्षित बनिए, क्योंकि पढ़ना लिखना सिर्फ दफ्तर में नौकरी करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन का स्तर ऊंचा करने के लिए जरूरी है।